जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित बंसल रीजनिंग की क्लासेस के लिए आपके साथ मौजूद हूं, उपलब्ध हूं। और आप में से बहुत से साथी ऐसे हैं जो मुझसे कभी ना कहीं पढ़े होंगे या परिचित होंगे। आप में से बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, MLD क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री में क्लासेस स्टार्ट आरंभ हो गई हैं। और उस कड़ी में रीजनिंग का एक क्लास आपके लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। और मैंने जो टॉपिक यहाँ स्टार्ट किया है वो टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीकों से, एग्जाम ओरिएंटेड तरीकों से मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं कि एग्जाम किस तरीके से यहां से प्रश्न पूछता है और हमको किस तरीके से इसको करना चाहिए। तो इसका बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके बाद यानी कि हमारी जो क्लासेज होंगी वो टॉपिक होगा, पहले उसका बेसिक होगा, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। यानी कि मैं प्रत्येक टॉपिक पर प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट कराऊंगा। तो इस तरीके से हमारी क्लास होगी जो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी। तो समय व्यतीत नहीं करता हूं, कल की क्लास में मैंने आपको रीजनिंग के कैलेंडर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताया, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताए। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस क्लास को अवश्य देखें। और हाँ, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग क्लास को तो देख ही रहे हैं, आप लोग प्यार मुझे देते आए हैं, देते रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अपने प्यार को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के रूप में, कमेंट के रूप में मुझे दिखाया भी करें। आपके एक सब्सक्राइब की, लाइक की, शेयर की, कमेंट की मुझे बहुत आवश्यकता है। वही ऑक्सीजन है हम टीचरों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके इस बड़े भाई के लिए छोटा बड़ा जैसा भी मानना है, वही एक ऑक्सीजन है। और अपने भाई के लिए आप इतना तो करेंगे, ये मैं जानता हूँ। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, आगे की बात स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कल कैलेंडर में कुछ एक बात बताई, आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन को प्रारंभ होता है उसी दिन को समाप्त होता है। यानी कि कुछ चीजें यूनिवर्सल बनाने का वक्त आ गया है। मैं कह रहा हूं एक सामान्य वर्ष जिस दिन को प्रारंभ होता है उसी दिन को समाप्त होता है। ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण नोट है। क्या है बेटा? ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्या है? नोट है। यानी कि आपके 2000 से भी अधिक कीमत का ये नोट है। ये नोट क्या है, इसके एक पहलू को जानेंगे। पहला पहलू क्या कह रहा है? एक सामान्य वर्ष। तो वर्ष सामान्य कब? जब दिनों की संख्या कितने? तब दिनों की संख्या 365, तो वो वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष। तो जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उस वर्ष के बारे में मैं कह रहा हूं कि वो जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को, मैं मान रहा हूं कि 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, ऐसा मैंने माना है दोस्तों। मुझे याद नहीं कौन सा दिन था और उससे फर्क भी नहीं पड़ता। तो मैं दावा कर रहा हूं कि 31 दिसंबर 2025 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। क्या होगा बेटा? सोमवार ही होगा। बस हमें यही बात समझनी है। मेरी बात का मतलब क्या है? अगर वर्ष कैसा है? वर्ष सामान्य। तो अगर वर्ष का प्रारंभिक दिन जो है वही वर्ष का क्या होगा? अंतिम दिन होगा। अब ऐसा होगा क्यों? तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को हम समझेंगे कि ऐसा होगा क्यों। ऐसा बेटा इसलिए होगा कि मैंने कहा कि 1 जनवरी, अब 2025 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? 2025 की बात कर रहा हूं। कौन सा दिन था? सोमवार था। तो 2 जनवरी को आप कहोगे सर मंगल होगा।
3 जनवरी को आप कहोगे सर बुध होगा, 4 को गुरु, 5 को शुक्र, 6 को शनि और 7 को रवि। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि 1 को सोम, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को गुरु, 5 को शुक्र, 6 को शनि और 7 को रवि, इसी तरीके से चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 365 दिन हैं, इस 365 दिन का मतलब क्या है कि 52 तो सप्ताह के जोड़े हैं। क्या है इसका मतलब? 52 तो सप्ताह है, 52 तो सप्ताह के जोड़े, यानी कि ऐसे 7 के कितने जोड़े? 52 जोड़े हैं। तो और एक दिन बच रहा है आपके पास, क्या? विषम के रूप में। तो मेरे दोस्तों, 7 के 52 जोड़े बन जाएंगे, तो अंतिम जोड़े का जो 7वां दिन होगा उस दिन रविवार होगा। तो बचा कितना? एक विषम दिन। तो रविवार के बाद आएगा कौन सा दिन? सोमवार होगा। मेरी बात समझ में आई? तो एक सामान्य बात हमको क्या याद रखनी है कि सामान्य वर्ष जिस दिन प्रारंभ उसी दिन को समाप्त। ये बात आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चल रहा हूं और आगे कुछ एक बातों को और यूनिवर्सल बनाते हैं, ठीक है? अगली बात लिख रहा हूं, अगला नोट बेहद कीमती नोट है बेटा। बेटा कहता हूं तो अन्यथा मत लीजिएगा। एक टीचर के पढ़ाने की लहजे में, उसकी आदत में ये बात शुमार होती है कि वो बच्चों को क्या करता है? बेटा कहकर संबोधित कर देता है। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इनका आपका पिता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका मित्र, आपका भाई हूं, और बड़ा भाई पिता के समान हो सकता है, गुरु पिता के समान हो सकता है। तो बेटा शब्द को प्लीज अन्यथा ना लें। ऐसा मैंने देखा है, मैंने सुना है कि टीचर बेटा कहते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है इस बात से कि आप बेटा ना कहें। तो उस बेटे का मतलब बिल्कुल भी वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर आपको गलत, यानी कि उसका मतलब कुछ गलत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो नोट, अगला नोट क्या कह रहा है? मैं अगली बात कह रहा हूं कि एक लीप वर्ष जिस दिन को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन को समाप्त होता है। तो मैंने क्या कहना चाह रहा हूं कि एक लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ उसके अगले दिन समाप्त। तो मेरे दोस्तों, लीप का मतलब क्या है? लीप का मतलब है दिनों की संख्या कितनी है? 366। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर 1 जनवरी 24 लीप वर्ष था, 4 का भाग 24 में जा रहा था, 1 जनवरी 2024 को मान लेता हूं सोमवार था, तो ये कंफर्म है कि 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार रहा होगा। यानी कि मंगलवार रहा होगा का मतलब क्या है कि जो दिन था उससे अगला दिन रहा होगा। यानी कि अगर सोमवार था तो मंगल, रविवार था तो सोमवार, शुक्र था तो शनि, यानी कि जो भी दिन 1 जनवरी 2024 का था उसका अगला दिन 31 दिसंबर 2024 को रहा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि 366 दिन में 52 तो सप्ताह के जोड़े बन ही गए हैं, लेकिन विषम दिनों की संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ये 2 विषम दिन, तो एक पर वही दिन, 2 पर अगला दिन। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? यहां से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर विषम दिन 1 तो जिस दिन आरंभ उस दिन समाप्त, विषम दिन 2 तो जिस दिन आरंभ उसके अगले दिन समाप्त। ठीक है दोस्तों, आगे की बात, आगे की बात करता हूं। ध्यान से देखिएगा, एक चार्ट बना रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि माह में दिनों की संख्या, माह में दिनों की संख्या। अगली बात होगी माह में
विषम दिनों की संख्या। और अंतिम बात होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो अब समझिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी माह में दिनों की संख्या क्या हो सकती है, 28 हो सकती है। अगर दिनों की संख्या 28 है तो 28 को 7 का भाग दिया तो विषम दिन कितने बचे, 0 विषम दिन बचे। मैं इसको लिख देता हूं विषम दिन यहां पर, ठीक है। अगर किसी माह में एक भी विषम दिन नहीं है, अगर किसी माह में एक भी विषम दिन नहीं है तो क्या होगा बेटा, तो दोस्तों होगा अगर विषम दिनों की संख्या 0 है तो माह जिस दिन को प्रारंभ उसके पिछले दिन को समाप्त। ध्यान से समझना, इस बात को समझाऊंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिएगा क्योंकि आपको थोड़ा समझने में समय लगेगा। तो 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं पूरी बात लिख लेता हूं। अगर दिनों की संख्या 29 तो 29 डिवाइड बाई 7 विषम दिन बचा 1। अगर विषम दिन 1 है तो माह जिस दिन प्रारंभ उसी दिन समाप्त। उनतीस दिन हो गए। अब माह में दिन हो सकते हैं 30। अगर दिनों की संख्या 30 है तो 30 डिवाइड बाई 7 तो बचा 2। ये क्या है, विषम दिन है। अगर 2 बच रहा है तो माह जिस दिन प्रारंभ उसके अगले दिन समाप्त। और या फिर विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है भैया, दिनों की संख्या 31 हो सकती है। अगर दिन 31 हैं तो अपन को क्या करना है, 31 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, 3 विषम दिन बचेंगे। अगर विषम दिन 3 हैं तो माह जिस दिन प्रारंभ उसके दूसरे दिन का मतलब क्या है, 2 दिन बाद। तो मैं क्या कहना चाह रहा था इसको समझिएगा। यहां माह लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, इस विषम दिन का पूरा खेला है। अगर विषम दिन वर्ष में एक बचता है तो जिस दिन प्रारंभ उस दिन समाप्त, 2 बचता है तो माह जिस दिन प्रारंभ उसके अगले दिन समाप्त। अभी हमने बताया इस बात को। देखिए यहां पर विषम दिन 2 थे तो सोमवार से मंगलवार को यानी कि अगले दिन समाप्त हो रहा था, वही वाली बात लिखी अगले दिन। अब अगर 1 बचा तो उसी दिन प्रारंभ, तो अगर 0 बचा तो पीछे लौटना पड़ेगा, और 2 से अधिक बचे तो उसके अगले दिन जाना पड़ेगा। बस यही वाली बात है, इसके अलावा माह में दिनों की संख्या कुछ नहीं होती। यानी अगर 1 फरवरी 2025 को सोमवार था तो 28 फरवरी 2025 को रविवार हो। ध्यान से समझिएगा, एक दिन कम कर दिया ना। मैंने क्या बोला, मैंने इसके लिए क्या बोला, 1 फरवरी 1 फेब 2025 को क्या है, रविवार है। 28 फेब 2025 को क्या होगा, शनिवार होगा। एक दिन पीछे चला गया, एक दिन पीछे चला गया। अब एक विषम दिन बच रहा है तो जिस दिन प्रारंभ उस दिन समाप्त, ये बात आप समझ ही गए हैं। 30 दिन 29 दिन वाले में, 30 दिन वाले में जिस दिन प्रारंभ उसके अगले दिन समाप्त।
अब 31 दिन यानी 3 विषम दिन यहां बच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यदि इसका मतलब है यदि 1 जनवरी 2025 को रविवार है, यदि 1 जनवरी 2025 को रविवार है तो 31 जनवरी को क्या होगा, रवि के बाद 2 दिन जोड़ो, सोम मंगल, क्या होगा भैया, मंगल होगा। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। तो दूसरे दिन समाप्त हो जाएगा, उसके दूसरे दिन समाप्त, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूं आई होगी और बहुत अच्छे से आई होगी। अगली बात पे चलते हैं। नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था और कुछ भी नहीं था, विषम दिन का खेल था। अब आप कह रहे होंगे सर आप बार बार विषम दिन विषम दिन विषम दिन हल्ला मचाए जा रहे हो, ये है क्या, क्या बवाल है। बवाल कुछ नहीं है बेटा, बड़ा मजेदार बात है। विषम दिन का मतलब क्या है इसको समझिए। विषम दिन को अब से मैं जो लिखूंगा ना बेटा, वो लिखूंगा ऑड डेज, इंग्लिश में लिख दूंगा, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन बोलते हैं तो मतलब क्या है विषम दिन का, विषम दिन हम निकालते कैसे, विषम दिन हम निकालते हैं कुल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, जो क्या बचता है, शेषफल बचता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। 7 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां एक प्रश्न लिखूं कि 51 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, तो बेटा दिनों की संख्या क्या है, दिनों की संख्या है मेरे पास 51 डिवाइड बाई 7। 7 का भाग दूंगा 51 में, तो 7 इंटू 7 49, 49। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56, ज्यादा चला जाएगा तो 49। तो कितना शेष बचा, 2 बचा, जिसको मैं क्या कहूंगा, रिमाइंडर कहूंगा। तो 51 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई, 2 आई। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई यहां तक की। तो यहां तक की बात अगर आपकी समझ में आई है तो अगली बात को ध्यान से देखिएगा और नोट डालकर लिखिएगा। वो नोट ये है कि अधिकतम विषम दिन, अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं, तो 7 का भाग 7 में चला जाएगा तो उससे पिछला, उससे एक कदम पीछे 6। तो अधिकतम विषम दिनों की संख्या हो सकती है 6 और न्यूनतम विषम दिनों की संख्या, अब आप कहोगे सर एक एक नहीं बेटा, 0। यानी कि ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जहां विषम दिन कुछ नहीं होंगे और 0 अपने आप में क्या है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे तो न्यूनतम विषम दिन कितने होंगे दोस्त, 0 होंगे। मेरी बात समझ में आ गई। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6, और न्यूनतम कितने होंगे, 0 होंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई, यहां तक की कहानी समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और अगली बात जानते हैं। अगली बात क्या है दोस्तों, अगली बात यह है कि हम यहां तक सीखे कि विषम दिन हमको निकालने कैसे है। तो अब मैं कुछ चीजें उनको, जिनको मैं डायरेक्ट आपको दे सकता हूं लेकिन नहीं दूंगा, वहां से कुछ जनरेट करेंगे और फिर यूं चुटकी बजाएंगे और प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे। अब अगली बात होगी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या क्या होगी दोस्तों। अगली बात होगी शताब्दी में विषम दिनों
की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। तो पहला प्रश्न अगर मैं यहां जनरेट करूं तो वो प्रश्न है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो किसमें ज्ञात करनी है बेटा? 100 वर्ष में। क्या कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम अपन को करना क्या है? हमको यह पता होना चाहिए कि इन 100 सालों में कितने सामान्य वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं। अगर मैं ये जानता हूं कि इन 100 सालों में 76 वर्ष ऐसे हैं जो सामान्य हैं और बचे हुए 24 वर्ष ऐसे हैं जो लीप हैं। अगर मैं ये जानता हूं अगर मुझे ये पता है कि 76 सामान्य है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक सामान्य वर्ष में कितना विषम दिन होता है? एक विषम दिन होता है। 76 इंटू 1। वहीं एक लीप वर्ष में कितना विषम होता है? 2 विषम होता है। तो 24 इंटू। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही है? तो 76 में 1, 24 में 2। तो बेटा इसके बाद का काम क्या है? इसके बाद का काम अपने पास क्या है? 76 का 76 और इसका 48। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 8 6 4 7 4 11 124। कितने विषम दिन मिले? 124 विषम दिन मिले। बहुत ध्यान से देखिएगा, 124 विषम दिन मिले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक हो ही नहीं सकती। तो अपन को करना क्या है? इस 124 को डिवाइड बाई 7 करना है। 17 सत्ते 119 होते हैं। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा? 5 बचा। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी निकल कर आई दोस्तों? वो निकल कर आई 5। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हम ये निकाल चुके हैं कल की क्लास में। 76 24 कैसे निकालते हैं मेरी लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष मतलब 365 दिन। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह 1 दिन। अभी थोड़ी देर पहले इस बात को भी लिखा हूं। एक सामान्य वर्ष 365 दिन 52 सप्ताह 1 दिन। ये एक जो है वो विषम है सामान्य का। एक लीप 52 सप्ताह 2 दिन, ये 2 विषम है एक लीप वर्ष का। तो अभी हमने यहां देखा कि कितने सामान्य होते हैं? 100 में 76 सामान्य होते हैं। तो 76, 24 लीप होते हैं। तो 24 इंटू 2, इन सबको जोड़ा 124। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि अधिकतम विषम दिन तो 6 ही हो सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया? विषम दिन निकालने के लिए हमको करना क्या होता है? 7 से भाग देना होता है। 124 को 7 से भाग दिया, 5 शेषफल बचा। तो 100 वर्षों में विषम दिन आए 5। यहां तक की बात समझ में आई? आगे चलते हैं। आगे की बात कहती है बेटा, आगे की बात क्या कहती है कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 हैं। तो मेरे दोस्तों 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो क्या मेरे साथियों इस 200 को मैं 2 गुणा 100 नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको 2 गुणा 100 की जगह 5 नहीं लिख सकता और 7 से भाग नहीं दे सकता? तो 10 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो कितने विषम दिन आए 200 वर्षों में? 3 विषम दिन आए। कितने विषम दिन आए बेटा? 3 विषम दिन आए। सॉरी, 200 वर्षों में कितने विषम दिन आए? 3 आए। अगर मैं प्रश्न लिखूं 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें,
तो क्या इस 300 को मैं 3 गुणा 100 नहीं लिख सकता? अगर लिख सकता हूं तो क्या मैं इसको 3 गुणा 5 नहीं लिख सकता? तो लिख सकता हूं। तो 15 डिवाइड बाई 7, तो यहां क्या 1 नहीं बच सकता? अब अगर अपना प्रश्न हो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या मैं इस 400 को 4 गुणा 100 नहीं लिख सकता? तो लिख सकता हूं। तो 4 गुणा 5 नहीं लिख सकता बटे 7, तो ये हो गया 20 बटे 7। लेकिन लेकिन क्या इस 400 में, मैंने जब भी कहा कि जब भी 400 में 400 800 ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है, 400 का भाग देकर देखना है। इस 400 में 400 का भाग दूंगा तो क्या यहां पर ये +1 नहीं होगा? तो जब ये +1 होगा तो ये 21 बटे 7, तो यहां कितना मिला, 0 मिला। तो एक बात हमारी समझ में आ गई होगी, वो बात ये है वो बात क्या है कि 100 वर्ष हैं तो विषम दिन है 5 वर्ष। अगर 200 हैं तो विषम दिन है 3 वर्ष। अगर 300 हैं तो विषम दिन है 1, और वर्ष अगर 400 हैं तो विषम दिन है 0। बस यही हमें याद रखना। क्यों? क्योंकि 400 के बाद अगर 500 वर्ष आती है तो 400 का 500 में भाग देंगे 100 बचेगा, और 100 पे फिर से 5 आ जाएगा। 600 में भाग देंगे 200 बचेगा, 700 में भाग देंगे 300, और 800 में भाग देंगे कुछ नहीं बचेगा तो 0। और ये सिलसिला अनवरत रूप से लगातार चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कि कहानी में आप में से किसी भी साथी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताएं। उम्मीद करता हूं नहीं होगी। चलिए आगे की बात देखते हैं, आगे की बातों को जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि माह में विषम दिनों की संख्या, ऑड डे इन मंथ, बात क्या है? ऑड डेज इन। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखूंगा। चलिए आपकी खुशी के लिए लिखता हूं। अपने पास क्या है, एक बात बताता हूं। माह में दिन देखिए, माह में दिन, और यहां विषम। और यहां माह। तो सबसे पहली बात, एक माह है, एक माह है फरवरी, जिसमें दिनों की संख्या 28 होती है और दिनों की संख्या 29 होती है। अगर दिनों की संख्या 28 है तो विषम दिन 0 है, और अगर दिनों की संख्या 29 है तो विषम दिन 1 है। मेरी बात समझ में आ गई? कलर को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कुछ ऐसे माहों की जिनमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। कौन कौन से? देखिए, जनवरी, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 माह ऐसे हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी है, जिनमें दिनों की संख्या है 31।
जिस माह में दिनों की संख्या 31 होगी उसमें 7 का भाग विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब माह कौन से बचे? अब मेरे पास माह बचे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 माह ऐसे हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी है? 30। और अगर दिनों की संख्या 30 है तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो कुछ ये सिलसिला है, ये कुछ माह हैं जिनमें दिनों की संख्या 31 है, ये 4 माह हैं जिनों में दिनों की संख्या 30 है, तो विषम दिन कितने हैं? 2 हैं। कैसे निकाला? 7 का भाग दिया, हम निकाल लिए। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की बात करता हूँ, आगे की चीज़ों को समझते हैं। आगे की और आज की क्लास की अंतिम बात करता हूँ, और अब बात करता हूँ ऑड डेज इन वीक, सप्ताह में विषम दिन। सप्ताह में विषम दिन, यानी कि कौन सा दिन किस विषम दिन को आता है। तो एक बात याद रखिएगा, जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ यानी कि 1 जनवरी सन 1 को दिन सोमवार था, तो बेटा याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं डेज और ऑड डे, तो बेटा सोमवार में कितने क्या है? 1 पर आता है। मंगलवार 2 पर आता है। बुधवार, इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, 3 पर। गुरुवार 4 पर। शुक्रवार 5 पर। शनिवार 6 पर। मैंने एक बात बताई थी आपको कि 6 से ज्यादा तो विषम दिन हो नहीं सकते। अब आपको सर रविवार क्या होगा? तो बेटा रविवार आता है 0 पर, और 0 से स्टार्ट होती है संख्याएं, तो मैं इसलिए रविवार को लिख रहा हूं ऊपर। रविवार किस पर? 0। तो बस कुछ भी याद नहीं करना। 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति, 5 पर शुक्र और 6 पर शनि और 0 पर रवि। ये आपके दिनों की विषम संख्या हो गई। तो यहाँ तक की कहानी में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप याद रखेंगे। अगली बात करूँगा अगली क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो अपने प्यार को सब्सक्राइब के रूप में, कमेंट के रूप में, लाइक के रूप में और शेयर के रूप में प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर दें, अधिक से अधिक संख्या में दें। आपका प्यार ही हमें और बेहतर करने के लिए मजबूर करता है। आपकी भाषा में कहूँ, बाकी प्रेरणा देता है, मेरी भाषा में कहूँ मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें अभिप्रेरणा देते रहें, अभिप्रेरित करते रहें, जिससे कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हम करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।